आज चर्चा करते हैं बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए उनके प्रश्न पत्र प्रथम में सम्मिलित दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत। आत्महत्या का सिद्धांत एक बहुत ही समकालीन और महत्वपूर्ण अवधारणा है। समकालीन इसलिए कि वर्तमान में अखबारों में हम रोजाना इस विषय के ऊपर लेख पढ़ते हैं और कुछ न कुछ मन मस्तिष्क में धारणा का निर्माण कर लेते हैं। दरअसल अगर हम प्रारंभिक रूप में देखें तो आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के रूप में अध्ययन की जाती रही। दुर्खिम जो थे वो पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने इस मनोवैज्ञानिक घटना को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पुस्तक ली सुसाइड में सर्वप्रथम आत्महत्या विषय के संबंध में चर्चा की। आत्महत्या उन्होंने बताया कि आत्महत्या निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है, परंतु आत्महत्या के संबंध में कुछ जानने से पहले हम इसके अर्थ को समझें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दुर्खिम ने आत्महत्या के विषय में लिखा कि आत्महत्या एक ऐसा शब्द है जिसका कि प्रयोग हम रोज की बोलचाल भाषा में अत्यधिक करते हैं। सामान्य रूप से ये समझा जाता है कि व्यक्ति के स्वयं के प्रयत्नों द्वारा घटित मृत्यु ही आत्महत्या है, परंतु दुर्खिम आत्महत्या के इस सामान्य अर्थ को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने आत्महत्या की एक विस्तृत परिभाषा दी और लिखा, आत्महत्या शब्द का प्रयोग ऐसी किसी भी वस्तु के लिए किया जा सकता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के द्वारा की गई किसी सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है। आत्महत्या की इस परिभाषा के संबंध में दुर्खिम का कहना है कि यदि वास्तविकता पर दृष्टिपात किया जाए तो इस परिभाषा को भी पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस परिभाषा दो विभिन्न प्रकार की मृत्युओं में भेद करने में असमर्थ है। दो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु को जिनमें से एक तो खिड़की को जमीन के समतल समझने की गलतफहमी का शिकार होने के कारण बहुत ऊंचाई से कूद पड़ा और दूसरा यह कार्य जानबूझकर करता है, एक समान नहीं माना जा सकता। दुर्खिम का कथन है कि हम आत्महत्या को एक ऐसी मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं जो कि किसी उद्देश्य विशेष के लिए गठित हुई हो। उदाहरणार्थ अर्थात आत्महत्या एक इच्छापूर्ण आत्मघात है। अगर हम इसको समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो दुर्खिम अपनी बात को कहता है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्युओं के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक या नकारात्मक ऐसे कार्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जिनके बारे में वह अर्थात व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इसी परिणाम यानी कि मृत्यु से उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं दुर्खिम ने कुछ, जैसा कि उसने अपनी प्रत्यक्षवादी अध्ययन पद्धति में, समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति में पूर्व में लिखा कि हमें अपने सिद्धांत को सर्वप्रथम एक वस्तु के रूप में स्वीकारना चाहिए, और वस्तु के रूप में हम जब भी स्वीकार सकते हैं जब हमारे पास उन घटनाओं से जुड़े हुए जितनी भी पूर्व धारणाएं हैं उनका उन्मूलन करें और उन्मूलन के पश्चात हम स्वयं उसका पूर्व परिभाषित समूह का निर्माण करें और उस समूह के आधार पर हम स्वयं जो ऑब्जर्वेशन करें, जो अवलोकन करें, वो अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति से स्वतंत्र होना चाहिए। तो उसी प्रत्यक्षवादी पद्धति को अपनाते हुए दुर्खिम ने सर्वप्रथम जितनी भी पूर्व धारणाएं थी उनके उन्मूलन का कार्य किया। दुर्खिम ने बताया कि आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, अपितु एक सामाजिक घटना है। इसलिए आपने आत्महत्या से संबंधित उन सिद्धांतों को जो कि आत्महत्या को कतिपय व्यक्तिगत कारणों की उपज मानते थे अस्वीकार किया।
अनेक विद्वान ये मानते हैं कि आत्महत्या की घटना पागलपन तथा एकानुवाद से घनिष्ठ संबंधित है, परंतु जिस प्रकार दुर्खिम ने अनेकानेक आंकड़ों की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास किया कि पागलपन तथा एकानुमोद आत्महत्या के वास्तविक कारण नहीं है, उसी प्रकार अनेक विद्वानों ने आत्महत्या के संबंध में प्रजाति और वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण माना, परंतु दुर्खिम इससे सहमत नहीं कि वंशानुक्रम और प्रजाति आत्महत्या के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हों। इतना ही नहीं, अनेक भौगोलिक वादियों का मत है कि आत्महत्याएं भौगोलिक परिस्थितियों जैसे तापमान, समय, मौसम व जलवायु आदि से प्रभावित होती हैं। साथ ही कुछ विद्वान मद्यपान, निर्धनता, अनुकरण, इतना ही नहीं, अनेक भौगोलिक वादियों का मत है कि आत्महत्याएं भौगोलिक परिस्थितियों जैसे तापमान, समय, मौसम व जलवायु आदि से प्रभावित होती हैं। कुछ लोगों ने मद्यपान, निर्धनता, अनुकरण आदि के आधार पर भी आत्महत्या की घटना की व्याख्या की, परंतु दुर्खिम इन सभी विद्वानों के विचारों से असहमत थे। उनका कहना था कि ये सभी कारण आत्महत्या की वास्तविक व्याख्या कदापि संभव नहीं, क्योंकि ये सभी कारण व्यक्तिगत हैं, जबकि आत्महत्या मूल रूप से एक सामाजिक घटना है। कुछ लोग उपर्युक्त व्यक्तिगत कारणों से भी आत्महत्या करते हैं, परंतु आत्महत्या की सामान्य व्याख्या इन कारणों के आधार पर नहीं की जा सकती। वास्तविकता यह है कि आत्महत्या की प्रकृति सामाजिक है, जिसकी व्याख्या सामाजिक संदर्भ में ही संभव है। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने कुछ तर्क प्रस्तुत किए। आत्महत्या का सामाजिक तत्व या कारक। दुर्खिम इस बात से सहमत नहीं है कि कतिपय व्यक्तिगत अवस्थाओं पर ही आत्महत्याओं की घटना निर्भर करती है। सामाजिक पर्यावरण की कुछ अव्यवस्थाएं का आत्महत्या के साथ संबंध अत्यधिक प्रत्यक्ष तथा स्थायी है, जबकि आत्महत्या का प्राणी शास्त्रीय तथा भौतिक कारकों के साथ संबंध उतना ही अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। दुर्खिम का कहना है कि सामाजिक या समाजशास्त्रीय कारणों की सहायता से हमें आत्महत्या की उन घटनाओं की भी व्याख्या मिलती है जिनको कि अब तक भौतिक कारणों का प्रभाव बतलाया गया है। यदि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्या करती हैं, तो इसका कारण यह नहीं कि वे स्त्रियां हैं, बल्कि इसका वास्तविक कारण यह है कि वे पुरुषों की अपेक्षा सामूहिक जीवन में बहुत कम भाग लेती हैं, इसलिए वे इसके सामूहिक जीवन के अच्छे या बुरे प्रभावों को भी कम अनुभव करती हैं। आत्महत्या का अब बात करते हैं सामाजिक सिद्धांत के ऊपर। दुर्खिम का कहना है कि उपयुक्त सभी निष्कर्ष निकलता है कि समाज में घटित होने वाली आत्महत्या की दर की व्याख्या केवल समाजशास्त्रीय आधारों पर ही की जा सकती है। एक निश्चित समय पर समाज का नैतिक संगठन ऐच्छिक मृत्यु के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर विशेष शक्ति की मात्रा लिए हुए एक सामूहिक शक्ति का अनुभव करता है, जो कि उसे आत्महत्या करने के लिए बाध्य करती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसे मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा। एक निश्चित समय पर समाज का नैतिक संगठन ऐच्छिक मृत्यु के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर विशेष शक्ति की मात्रा लिए हुए एक सामूहिक शक्ति का दबाव अनुभव करता है, जो कि उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। आत्महत्या करने वाले के कार्य, जो कि पहले पहल केवल उसके व्यक्तिगत स्वभाव को व्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तविक रूप में एक सामाजिक अवस्था के पूरक और विस्तार होते हैं, जिनकी बाहरी अभिव्यक्ति आत्महत्या के रूप में होती है।
संभवतः इसीलिए यह कथन वास्तविक तथ्यों पर आधारित है कि प्रत्येक मानव व्यवहार में कम या अधिक रूप से आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक सामाजिक समूह में इस कार्य यानी कि आत्महत्या के लिए अपने ढंग की एक सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को उत्पन्न करती है, ना कि व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का परिणाम होता है। संपूर्ण सामाजिक समूह की ये प्रवृत्तियां व्यक्तियों को प्रभावित करके उन्हें आत्महत्या का सर्वप्रमुख कारण माना जाता है। वे तो केवल ऐसा प्रभाव मात्र है जिनको आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की नैतिक प्रवृत्ति से लिया गया। यह नैतिक प्रवृत्ति स्वयं समाज के नैतिक स्थिति की एक प्रतिध्वनि होती है। व्यक्ति जीवन में अपनी उदासीनता को समझाने के लिए अपने चारों ओर की तत्कालिक परिस्थितियों को दोषी ठहराता है। उसका जीवन दुखी है क्योंकि वह दुखी है। वास्तव में एक अर्थ में वह बाहरी परिस्थितियों के कारण दुखी है, परंतु ये बाहरी परिस्थितियां उसके जीवन की यह या वह घटना नहीं, बल्कि वही समूह है जिसका कि वह सदस्य है। यही कारण है कि कोई ऐसी सामाजिक परिस्थिति नहीं होती जो कि आत्महत्या के लिए अवसर का काम न कर सके। यह सब तो बात पर निर्भर करता है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाले कारण कितनी तीव्रता से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है जिसको कि सामाजिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अब बात करते हैं, दुर्खिम ने अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और उन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत की विश्लेषण के लिए 9 निष्कर्षों की बात करी। ये इस प्रकार है। पहला, आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग एक समान रहती है। दूसरा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है। तीसरा, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। चौथा, कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु के व्यक्तियों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। पांचवा, गांवों की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्या होती है। छठा, सैनिक लोग आम जनता की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। सातवां, कैथोलिक धर्म के मानने वालों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले अधिक आत्महत्या करते हैं। आठवां, अविवाहित विवाह विच्छेद द्वारा पृथक विधवा तथा विधुर लोगों में विवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। और नौवां है, विवाहितों में भी बच्चे वाले व्यक्तियों की तुलना में वे लोग अधिक आत्महत्या करते हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते या पैदा होकर मर जाते हैं। इन निष्कर्षों को समझने के लिए हम 1-2 निष्कर्षों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। ऐसा देखा गया है कि अविवाहित विवाह विच्छेद द्वारा पृथक विधवा विनुर और वे लोग जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है अधिक आत्महत्या करते हैं। ऐसा इस कारण होता है कि ऐसे व्यक्तियों पर परिवार समूह का वह स्वस्थ प्रभाव नहीं पड़ पाता जो कि वास्तव में उन पर पड़ना चाहिए। एक स्वाभाविक पारिवारिक जीवन प्रेम, स्नेह, वात्सल्य आदि भावनाओं के आधार पर सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है और आत्महत्या द्वारा उस बंधन को तोड़ने का विचार उसके मन में जागृत ही नहीं हो पाता। विवाहित पुरुषों को प्राय ये कहते सुना होगा कि घर में कोई उनका रास्ता देखती है। इस कारण अधिक समय तक उनके लिए घर से बाहर रहना संभव नहीं होता। यह तो स्वस्थ और सुखी पारिवारिक जीवन का केवल एक पक्ष है। इसी प्रकार कितने ही अन्य रूपों में परिवार व्यक्ति को इस तरह की स्वस्थ भावनाओं से घिरा रखता है और एक स्वस्थ और स्वाभाविक परिवार व्यक्ति को आत्महत्या करने की भावनाओं का पोषण करने में निरंतर रोकता रहता है। दुर्खिम कहते हैं कि ऐसा इस कारण नहीं होता कि परिवार में व्यक्ति का कोई जादू करने की शक्ति नहीं है, परंतु ऐसा इसलिए होता है कि स्वस्थ और सुखी पारिवारिक जीवन व्यक्ति को परिवार समूह के साथ इस प्रकार एक सूत्र में बांधे रखता है तथा इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि व्यक्ति का ध्यान आत्महत्या की ओर जाता ही नहीं।
दूसरी बात उसने जो धर्म के संबंध में समझाई कि धर्म का एक नियंत्रक प्रभाव धार्मिक भावनाओं के कारण अधिकतर लोगों पर रहता है और इसी कारण वो आत्महत्या को रोकने में सफल हो पाते हैं। आपने बताया कि धर्म में एक बाध्यतामूलक और नियंत्रणात्मक प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर होता है, परंतु इस प्रभाव की मात्रा कितनी होगी यह एक धर्म विशेष के नैतिक आदर्शों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में आत्महत्या को रोकने के संबंध में प्रत्येक धर्म का व्यक्ति पर प्रभाव समान नहीं होता। यही कारण है कि कैथोलिक धर्म को मानने वालों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले अधिक आत्महत्या करते हैं। इसका कारण क्या है? ये प्रोटेस्टेंट धर्म प्रमुख रूप से एक व्यक्तिगत धर्म है और इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। इस धर्म के अंतर्गत व्यक्ति को इस बात की पूरी स्वाधीनता है कि वह विभिन्न विषयों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचे और अपना अर्थ लगाए और तर्क करने के उपरांत किसी निर्णय को स्वीकार करे। ये सब चीजें व्यक्ति को अधिकाधिक व्यक्तिगत प्रयत्न या उपयोग करने को प्रेरित करती हैं, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हो या धर्म के क्षेत्र में। इन व्यक्तिगत प्रयत्नों की सफलता की आशा इतनी अधिक होती है, उतनी ही असफलता की भी गुंजाइश रहती है। असफल होने पर व्यक्तिगत विघटन और व्यक्तिगत विघटन से आत्महत्या करना की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण प्रोटेस्टेंट धर्म में स्वतंत्रतापूर्वक विचार करना का अधिकार निसंदेह वैज्ञानिक आविष्कारों का मार्ग प्रशस्त करता है, परंतु दूसरी ओर व्यक्ति को अनिश्चितता के अथाह समुद्र में भी धकेलता है। इन सब कारणों से प्रोटेस्टेंट धर्म में मरने वालों की आत्महत्या की दर अधिक हो जाती है, जबकि कैथोलिक धर्म जो कि इतनी अधिक स्वतंत्रता नहीं देता और एक व्यक्ति को आपस में एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त रखता है, इसलिए उस धर्म में यानी कि कैथोलिक धर्म में व्यक्ति कम आत्महत्या करते हैं।